दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा गिरीश और आकर्ष। जैसे ही आकर्ष ने अखाड़े में कदम रखा, सातवें राजकुमार कौशिक के चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। शुरू से लेकर अभी तक एक बार भी उसके मन में यह विचार नहीं आया था कि आकर्ष उसके छोटे भाई सूर्यवर्धन की तरफ से मुकाबला करेगा। यह मुकाबले में भाग क्यों ले रहा है? यह तो एक बड़े गुरुकुल से है ना। अगर इस मुकाबले में भाग लेगा तो इसे 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भाग लेना होगा, और अगर उस मुकाबले में इसने अच्छा प्रदर्शन किया तो इसे हर कीमत पर 3 में से किसी एक देव गुरुकुल का शिष्य बनना होगा। अगर यह बड़े गुरुकुल का शिष्य है तो इन 3 देव गुरुकुलों का शिष्य क्यों बनेगा? राजकुमार कौशिक के मन में यही सब बातें चल रही थी। आकर्ष के इस मुकाबले में भाग लेने का उसे कोई भी सही कारण समझ में नहीं आ रहा था। इस समय पर स्वप्नलता के मन में भी यही सब बातें चल रही थी। यह बात सच थी कि व्योमिका ने उससे आकर्ष की सुरक्षा करने को कहा था। स्वप्नलता ने आकर्ष के बारे में सारी जानकारी भी इकट्ठा की थी, लेकिन उसे आज तक यह समझ में नहीं आया था कि आकर्ष अचानक से अदितिगढ़ शहर में कैसे प्रकट हो गया था। हाँ, उसे यह जानकारी भी मिली थी कि आकर्ष कुछ साल पहले ही देवतल में आया था, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसके मुताबिक अगर आकर्ष सच में कुछ ही वर्ष पहले देवतल में आया होता तो किसी भी कीमत पर उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी कि पहले ही दिन वह सेना के शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दे जो रक्त आरंभ मंडल में पहुंचे हुए हो। विश्वास न करने का एक कारण यह भी था कि उसे पता था कि आकर्ष और व्योमिका के बीच का संबंध कैसा है। उसके हिसाब से कोई सामान्य व्यक्ति व्योमिका के करीब भी नहीं आ सकता था, फिर उसके साथ संबंध बनाने की बात तो बहुत दूर थी। काफी सोच विचार करने के बाद स्वप्नलता को बस एक ही कारण समझ में आया। उसके हिसाब से ऐसा हो सकता था कि आकर्ष मुकाबले में सिर्फ इसलिए भाग ले रहा था ताकि राजकुमार सूर्यवर्धन को जीत दिला सके। आखिरकार यह बात तो किसी से भी छुपी नहीं थी कि आकर्ष और राजकुमार सूर्यवर्धन कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दीदी, यह सब क्या चल रहा है? अगर सच में यह व्यक्ति किसी बड़े गुरुकुल का शिष्य है तो इस छोटे मुकाबले में भाग लेकर यहाँ के देव गुरुकुलों का शिष्य क्यों बनना चाहता है? जो सवाल बाकी सबके मन में चल रहा था वही सवाल रूपाली के मन में भी चल रहा था। अब बाकियों की तरह वह तो शांत बैठ नहीं सकती थी, तो उसने यह सवाल अपनी बहन स्वप्नलता से किया। हो सकता है यह सिर्फ इस मुकाबले में भाग ले रहा हो। मुझे जो जानकारी मिली है वह झूठी नहीं है। शायद इसका इरादा सिर्फ राजकुमार सूर्यवर्धन को जीत दिलाने का है, और जब यह मुकाबला खत्म हो जाए व 373 साम्राज्यों का महामुकाबला शुरू होगा तो उसमें यह जानबूझकर अपने आप को बाहर निकलवा देगा। स्वप्नलता ने जवाब दिया। रूपाली ने इस पर कोई सवाल नहीं किया और यही जवाब अपने पास में बैठे चौथे राजकुमार वंश को दे दिया। वंश के मन में भी यही सब सवाल चल रहे थे, लेकिन बाकियों की जगह वंश इस बात से खुश भी था कि उसका छोटा भाई सूर्यवर्धन मुकाबले को इतनी गंभीरता से ले रहा है। वह तो चाहता था कि सूर्यवर्धन इस मुकाबले को जीत जाए, क्योंकि अगर सूर्यवर्धन जीता तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला था। उसके पिता कभी भी सूर्यवर्धन पर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले थे, पर अगर उसका भाई कौशिक इस मुकाबले को जीत जाता तो वह सिंहासन के एक कदम करीब चला जाता। राजकुमार वंश यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। गरुड़ साम्राज्य के राजा गिरीश के मन में भी यही सब सवाल चल रहे थे। अब वो किसी और से तो इस बारे में पूछ नहीं सकता था, तो उसने अपने बेटे वंश से इस बारे में सवाल किया। वंश ने अपने पिता को वही जवाब सुना दिया जो स्वप्नलता व रूपाली के जरिए उसे मिला था। क्या यह इस मुकाबले में सिर्फ सूर्यवर्धन को जीत दिलाने के लिए भाग ले रहा है? जैसे ही राजा ने वंश का जवाब सुना वो गुस्से से उबल पड़ा। तुरंत उसकी नजर अपने बेटे सूर्यवर्धन पर जाकर पड़ी।
उसने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कर्कश आवाज में पूछा, क्या यह बात सच है कि यह व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए इस मुकाबले में भाग ले रहा है? क्या इसका इरादा महामुकाबले में भाग लेने का नहीं है? अपने पिता का यह सवाल सुनकर राजकुमार सूर्यवर्धन एक पल के लिए तो हैरान रह गया। स्पष्ट रूप से तो उसे भी याद नहीं था कि आखिरी बार कब उसके पिता ने इस तरह से उससे बात की थी। पहले तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही क्षण जब उसे याद आया कि किस तरह से उसके पिता ने इतने सालों से उसे नजरअंदाज किया था और अभी कुछ ही दिन पहले उससे बात करने से मना कर दिया था, तो गुस्से की एक चिंगारी भी उसके मन में प्रज्वलित हो उठी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने पिता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसके पिता ने कुछ दिन पहले उसे नजरअंदाज किया था। इधर राजा को लग रहा था कि उसका बेटा उसके सवालों का जवाब देगा, लेकिन जब उसने देखा कि सूर्यवर्धन उसे नजरअंदाज कर रहा है तो वह भी चौंक पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सूर्यवर्धन में इतनी हिम्मत हो सकती है। उसका गुस्सा भड़कने वाला ही था कि तभी अखाड़े में एक धमाका हुआ। बूम! सभी लोग जो धीमी आवाज में एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे, सभी का ध्यान फिर से अखाड़े की तरफ चला गया। अखाड़े में अनीश, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, वह जमीन पर गिरा हुआ था। लोग जब तक एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे, तब तक उनका मुकाबला भी खत्म हो चुका था और उसे हराने वाला व्यक्ति था आकर्ष, मंत्रमंडल का योद्धा। अचानक से चारों तरफ यही एक स्वर गूंजने लगा। जिन लोगों को अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें भी पता चल चुका था कि आकर्ष 100 वर्ष से कम उम्र का है और इतनी छोटी उम्र में उसने मंत्रमंडल में प्रवेश कर लिया है। धन्यवाद। जमीन से उठकर अपने दोनों पैरों पर फिर से खड़ा होने के बाद अनीश ने सबसे पहले आकर्ष का धन्यवाद किया। असल में आकर्ष और अनीश के बीच अभी जो मुकाबला हुआ था, उसमें अनीश को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ था कि आकर्ष ने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वो चाहता तो काफी आसानी से उसे खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुकाबला एकदम से जैसे अपने चरम पर पहुंच चुका था। अनीश के हारते ही अखाड़े में बाकी जितने भी योद्धा खड़े थे, वह सब तुरंत बाहर चले गए। अब सिर्फ आकर्ष अकेला अखाड़े में बच गया था। महोदय, क्या आप इस मुकाबले में सूर्यवर्धन के पक्ष से लड़ रहे हैं? चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक स्वर सुनाई दिया। यह राजा गिरीश की आवाज थी, जो आकर्ष से सवाल कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। आकर्ष ने वापस राजा की तरफ देखा और बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भी भाग लेंगे? राजा ने सवाल पूछा। क्यों? आपको इसको लेकर कोई उलझन है? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल। अगर आपने 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भाग लिया तो आपको 3 देव गुरुकुलों में से किसी एक देव गुरुकुल का चयन करना होगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है तो आप पहले से ही एक बड़े गुरुकुल के शिष्य हैं। ऐसे में आपका एक दूसरे देव गुरुकुल में शामिल होना कहीं से भी उचित नहीं लग रहा। क्या आपने इस बारे में सोचा है? राजा ने सवाल किया। बिल्कुल सोचा है। मैं अपने कुछ कारणों से इस मुकाबले में भाग ले रहा हूं। आगे मैं 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भी भाग लूंगा। रही बात गुरुकुल का चयन करने की, तो मैं नाग शक्ति देव गुरुकुल का चयन करने वाला हूं। आकर्ष ने जवाब दिया। क्या? उसके इस जवाब को सुनते ही चौथे राजकुमार वंश और 7वें राजकुमार कौशिक दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों को अभी तक यही लग रहा था कि आकर्ष बस दिखावे के लिए इस मुकाबले में उतरा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष का लक्ष्य नाग शक्ति देव गुरुकुल है। दोनों इस पर परेशान कैसे नहीं होते? आखिरकार यह वही देव गुरुकुल था जो उनके गरुड़ साम्राज्य सहित 12 और बड़े साम्राज्यों पर शासन करता था। जहां एक तरफ राजकुमार वंश और राजकुमार कौशिक दोनों परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ राजा गिरीश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी।
अगर आकर्ष उनके साम्राज्य की तरफ से मुकाबले में भाग लेकर नाग शक्ति देव गुरुकुल का शिष्य बनता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा उनके गरुड़ साम्राज्य को ही होने वाला था। अगर ऐसी बात है तो आपके इस मुकाबले में भाग लेने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि इस मुकाबले का पहला स्थान आपको दिया जाता है, राजा ने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। अब सामान्य तौर पर तो इस प्रकार की जब भी कोई घोषणा होती थी तो लोग तालियां बजाते थे या शोर मचाते थे, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। शायद जो कुछ हुआ था उसको लेकर लोग अभी भी उलझन में थे। इधर स्वप्नलता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने जब सुना कि आकर्ष नाग शक्ति देव गुरुकुल में शामिल होना चाह रहा है तो वह भी एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। सच कहे तो वह यह चाहती थी कि आकर्ष उनके गुरुकुल में शामिल हो। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए आकर्ष पर ध्यान रखना और उसकी सुरक्षा करना काफी ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन उसके नाग शक्ति देव गुरुकुल में शामिल होने पर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। शायद मुझे मास्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। कैसे भी करके मुझे इसको हमारे गुरुकुल में शामिल होने के लिए मनाना होगा, स्वप्नलता ने मन ही मन अपने आप से कहा। इस समय पर उसे यह पता नहीं था कि आकर्ष यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि राजकुमार सूर्यवर्धन की मदद कर सके, वरना उसे तो मुकाबले में भाग लेने की भी जरूरत नहीं थी। अगर वह अपने उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्री की पहचान उजागर करता तो तीनों गुरुकुल खुशी खुशी उसे अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हो जाते। सूर्यवर्धन, इस मुकाबले का विजेता तुम्हारे पक्ष से है तो इनाम के रूप में भूपाल श्रेणी का अस्त्र तुम्हें दिया जाएगा, राजा गिरीश ने घोषणा करते हुए कहा। उनकी यह घोषणा सुनकर कौशिक और वंश दोनों के चेहरे का रंग तो कोयले के जैसा काला पड़ चुका था। न सिर्फ उनके छोटे भाई ने मुकाबले को जीत लिया था बल्कि एक भूपाल श्रेणी का अस्त्र भी हासिल करने वाला था। ऐसा अस्त्र उन दोनों के पास नहीं था। राजा गिरीश ने जब यह घोषणा की तो उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि सूर्यवर्धन को अस्त्र दिया जाएगा। सच कहे तो उन्हें सिर्फ इस बात का शक था कि सूर्यवर्धन उनका बेटा नहीं है। बाकी इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। अगर सूर्यवर्धन नाग शक्ति गुरुकुल की मदद से उनके गरुड़ साम्राज्य का राजा बन जाता है तो भी राजा गिरीश को इससे कोई आपत्ति नहीं होने वाली थी। उल्टा उन्हें तो गर्व होने वाला था क्योंकि कोई तो अपनी खुद की क्षमता पर राजा बन रहा था, वरना उनके बाकी दोनों बेटे कौशिक और वंश तो सिर्फ उनके समर्थन पर ही सिंहासन हासिल कर सकते थे। अगर उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया तो इन दोनों बेटों के लिए सिंहासन के करीब पहुंचना भी मुश्किल होने वाला था। उसे हासिल करना तो दूर की बात थी। जब यह घोषणा हुई तो कुछ लोग सूर्यवर्धन की किस्मत से ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ उस पर गुस्सा थे तो कुछ लोगों को खुशी भी मिल रही थी। लेकिन इस समय पर सूर्यवर्धन के चेहरे पर खुशी का कोई भी भाव नहीं था। इस इनाम के लिए आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन मुझे भूपाल श्रेणी के इस अस्त्र में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा पक्ष मुकाबला जीता है, इसलिए फैसला भी मैं ही करूंगा कि मुझे इनाम में क्या चाहिए। अगर आपको इनाम देना ही है तो मुझे उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी इनाम में दीजिए जो शाही संग्रहालय में रखी हुई है, वरना आप अपने इस भूपाल श्रेणी के अस्त्र को भी रख सकते हैं। चाहिए तो ज्वाला हांडी, वरना कुछ भी नहीं चाहिए, राजकुमार सूर्यवर्धन ने राजा की तरफ देखते हुए कहा। आज जब वह बात कर रहा था तो उसकी आवाज में वह भाव नहीं था जो आज से पहले दिखता था। तब उसकी आंखों में एक उम्मीद होती थी कि काश उसके पिता उसे बेटा कहकर संबोधित करें, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ आगे बढ़ने का जुनून था। वह अपने पिता से बात भी ऐसे ही कर रहा था जैसे वह एक सामान्य व्यक्ति से बात कर रहा हो। अपने बेटे में आया यह बदलाव देखकर राजा के चेहरे के भाव एक पल के लिए गंभीर हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर उनके इस बेटे के साथ हुआ क्या है। भोपाल श्रेणी का अस्त्र उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी से कई गुना कीमती था। ऊपर से ज्वाला हांडी किसी काम भी नहीं आ सकती थी, वह सिर्फ प्रशांत शास्त्रियों के काम आती थी। एक बार फिर से सोच लो,
तुम्हें सच में ज्वाला हांडी ही चाहिए? राजा ने भी अब की बार गंभीर स्वर में सूर्यवर्धन से पूछा। मेरा फैसला पक्का है, सूर्यवर्धन ने शांत स्वर में जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें ज्वाला हांडी दे देता हूं, राजा ने कहा और उसी क्षण अपने एक सेवक को इशारा करके ज्वाला हांडी लाने का आदेश दिया। पूरे अखाड़े में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे राजा उलझन में था, बिल्कुल उसी तरह सभी लोग भी उलझन में थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। एक अस्त्र को छोड़कर वो ज्वाला हांडी की मांग क्यों कर रहा है? अजीब है। पक्का राजकुमार सूर्यवर्धन किसी और के लिए इस ज्वाला हांडी को ले रहा है। यह ज्वाला हांडी उसके तो किसी भी काम नहीं आने वाली। पर आखिर यह सब वो कर किसके लिए रहा है? स्वप्नलता भी इस समय सोच में पड़ी हुई थी। इस समय पर आकर्ष के चेहरे के भाव भी पहले की तुलना में थोड़े बदले हुए थे। जिस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते थे, उस सवाल का जवाब उसके पास था। वह जानता था कि राजकुमार सूर्यवर्धन जो उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी ले रहा है, वह किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके लिए ले रहा है। ना चाहते हुए भी आकर्ष को यहाँ पर यह बात माननी पड़ी थी कि राजकुमार सूर्यवर्धन ऐसा व्यक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर साफ नजर आ रहा था कि राजकुमार सूर्यवर्धन यह सब कुछ उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाने के लिए कर रहा था। इसमें उसका स्वार्थ छुपा था। पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता था कि भूपाल श्रेणी का अस्त्र कितना ज्यादा कीमती था। आकर्ष तो अपनी पहचान के साथ कभी भी उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी हासिल कर सकता था, लेकिन राजकुमार सूर्यवर्धन के लिए भूपाल श्रेणी का अस्त्र हासिल करना इकलौता अवसर था। राजकुमार सूर्यवर्धन, आपको यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी भी अपना फैसला बदल सकते हैं। मेरे लिए ज्वाला हांडी हासिल करना मुश्किल काम नहीं होगा, पर आपके लिए यह इकलौता अवसर होने वाला है। इसलिए फिर से सोच लीजिए। आकर्ष ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर राजकुमार सूर्यवर्धन को समझाने की कोशिश की। मैं सोच समझकर ही ऐसा कर रहा हूं। जानता हूं कि आपको उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे यह पता है कि जितनी जरूरत मुझे भूपाल श्रेणी के अस्त्र की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत आपको उच्च श्रेणी के ज्वाला हांडी की है। आप मेरी जो मदद कर रहे हैं, उसके सामने उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी और भूपाल श्रेणी का अस्त्र तो कुछ भी नहीं है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने वापस संदेश भेजकर जवाब दिया। अब की बार आकर्ष कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मन ही मन उसने यह फैसला कर लिया था कि वह भी अब नाग शक्ति देव गुरुकुल में शामिल होकर सूर्यवर्धन की पूरी मदद करेगा। थोड़ी ही देर में राजा का सेवक उच्च श्रेणी की ज्वाला हांडी ले आया। राजा ने समय बर्बाद न करते हुए वह ज्वाला हांडी सूर्यवर्धन को दे दी। इसके बाद मुकाबला खत्म हुआ और सभी वापस अपने अपने घर लौटने लगे। जब सूर्यवर्धन वहां से निकल रहा था तो उसने वह ज्वाला हांडी आकर्ष को दे दी। बाकी किसी की नजर तो इस पर नहीं गई थी, लेकिन स्वप्नलता ने देख लिया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। तो मेरा अनुमान सही था। राजकुमार ने ज्वाला हांडी की मांग इसलिए की ताकि वह ज्वाला हांडी तुम्हें दे सके, है ना? स्वप्नलता ने आकर्ष से पूछा। तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे ज्वाला हांडी कोई भी दे, उससे तुम्हें क्या मतलब? मेरे अंदर इतनी दिलचस्पी तो मैंने खुद नहीं ली। फिर तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? आकर्ष ने जवाब देने की जगह वापस स्वप्नलता से ही सवाल किया। उसका यह सवाल सुनते ही स्वप्नलता के गाल हल्के लाल होने लगे। धीरे धीरे करके उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। पर थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए आकर्ष से कहा, दिलचस्पी का छोड़ो, मैं यहाँ पर तुमसे किसी और विषय पर जरूरी बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम नाग शक्ति देव गुरुकुल को नहीं बल्कि हमारे ऊर्णनाभ देव गुरुकुल को चुनो। स्वप्नलता की यह बात सुनकर न सिर्फ आकर्ष बल्कि राजकुमार सूर्यवर्धन के चेहरे पर भी हल्की सी गंभीरता आ गई।
दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर स्वप्नलता करना क्या चाहती है। मैं अपना इरादा पहले ही कर चुका हूं। मैं नाग शक्ति देव गुरुकुल में शामिल होने वाला हूं। तुम्हारे गुरुकुल में शामिल होने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आकर्ष ने सीधा जवाब दिया और फिर महा के साथ वहां से रवाना हो गया। राजकुमार सूर्यवर्धन ने भी इसके बाद स्वप्नलता से कोई बात नहीं की और अपने अंगरक्षक के साथ वापस अपने भवन की तरफ चल पड़ा। स्वप्नलता वहीं पर खड़े होकर चुपचाप उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। कहना तो वह बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मुंह नहीं खुल रहा था। कोई बात नहीं, मैं अपने मास्टर से इस बारे में बात करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वह नाग शक्ति देव गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख और बाकी सब उच्च अधिकारियों से बात करेंगे तो मेरे मास्टर की पहचान और उनके पद को देखते हुए नाग शक्ति देव गुरुकुल खुशी खुशी आकर्ष को हमारे गुरुकुल को देने के लिए तैयार हो जाएगा। स्वप्नलता ने मन ही मन अपने आप से कहा। वापस अपने कमरे में लौटने के बाद आकर्ष ने उच्च श्रेणी की एक गोली का निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार समय से पहले ही सारी सामग्री जल जा रही थी। थोड़ी ही देर में आकर्ष को कारण पता चल गया। जब वह पहली बार प्राथमिक श्रेणी का रसायन शास्त्री बना था, उस समय भी ताप को पूरी तरह से समझने में उसे काफी समय लगा था। इसलिए जब वह माध्यमिक श्रेणी की जगह सीधा उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बन गया तो दोनों प्रकार की ज्वालाओं के बीच का ताप का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर वह माध्यमिक श्रेणी की कई प्रकार की गोलियों का निर्माण करने के बाद उच्च श्रेणी की गोलियों का निर्माण करना शुरू करता तो संभावना थी कि 1 से 2 दिन के भीतर वह इस ताप को भी नियंत्रित करना सीख लेता। लेकिन सीधा उच्च श्रेणी की गोलियों का निर्माण करने के कारण अब ताप को पूरी तरह से समझने में उसे बहुत समय लग रहा था। इसके बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ दिव्यतल में बहुत कुछ चल रहा था। दिव्यतल में जहां पर दिया का परिवार था, वहां पर आज एक दिन बुलाया मेहमान आ चुका था। यह एक योद्धा था जो ताकत के मामले में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उस एक योद्धा को रोकने के लिए दिया के पिता को सामने आना पड़ा और उससे मुकाबला करना पड़ा। दिया इस समय एक युद्ध के मैदान में गई हुई थी। अगर दिया के परिवार वालों को पहले इस बारे में पता होता तो वह उसे रोकने की भी कोशिश करते, लेकिन दिया बिना बताए ही वहां पर चली गई थी और जब तक परिवार वालों को कुछ पता चला बहुत देर हो चुकी थी। आज जब दिया के पिता उस योद्धा से लड़ने गए, इसका फायदा उठाकर दिया के चाचा विक्रांत ने आकर्ष के पूरे परिवार को कारागार से आजाद करवा दिया। विक्रांत की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कारागार पर पहरा दे रहे इस सैनिकों को भी भनक नहीं लगी। बेचारों के चेहरे का रंग अभी भी उड़ा हुआ था, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी में कैसे हो गया था। विक्रांत ने आकर्ष के परिवार वालों को इसलिए बचाया ताकि इन परिवार वालों का इस्तेमाल करके दिया के पिता दिया को किसी ऐसे काम के लिए मजबूर ना कर सके जिस काम को करने का दिया का मन ना हो। विक्रांत का इरादा तो अच्छा था, लेकिन जब वह सारे परिवार वालों को बचाकर वापस मृत्यु लोक में भेज रहे थे तब एक गड़बड़ हो गई। उस द्वार में एक छोटी सी दरार पड़ गई जिसने उस रास्ते के आखिरी छोर के स्थान को बदल दिया। इस कारण से आकर्ष के जितने भी परिवार वाले थे वह अलग अलग समूहों में बंट गए और अलग अलग आयामों में चले गए। सुदर्शन शहर और एल्डर कश्यप। राजकुमार सूर्यवर्धन के भवन में आकर्ष अपने कमरे में उत्साहित होकर अपने हाथ में मौजूद 3 गोलियां को देख रहा था। असल में यह 3 महामंत्र गोलियां थी। यह ऐसी गोलियां थीं जिनका निर्माण करना उच्च श्रेणी के रसायन शास्त्रियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। पिछले कई घंटे से वह इस गोली को बनाने की कोशिश कर रहा था। वह खुद भी नहीं जानता था कि वह कितनी बार असफल हुआ होगा, लेकिन आखिरकार उसे सफलता मिल गई। और सफलता भी कोई सामान्य गोली को बनाने में नहीं मिली बल्कि महामंत्र गोलियों को बनाने में मिली, जिनको अगर बाजार में बेचा जाए तो बहुत बड़ी रकम हासिल की जा सकती थी। अपने उत्साह में आकर्ष अपने कमरे से बाहर निकला और महा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
जब आकर्ष ने निरीक्षण किया तब उसे पता चला कि कमरे के भीतर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे वाले आंगन में से कुछ आवाज आने लगी। जब वह पीछे गया तब उसने देखा कि महा वहीं पर अपनी दिव्य योग्यता का अभ्यास कर रही थी। तुम्हें सफलता मिल गई। आकर्ष को वहां पर आया देखकर महा ने अपना अभ्यास रोका और उत्साहित स्वर में आकर्ष से पूछा। आकर्ष ने इस पर 3 महामंत्र गोलियां महा की तरफ कर दी। महामंत्र गोलियां? क्या इनका निर्माण तुमने किया है? इससे पहले कि महा कुछ कहती, एक अपरिचित आवाज आकर्ष को सुनाई दी। आवाज को सुनते ही आकर्ष और महा दोनों के चेहरे के भाव गंभीर हो गए और दोनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। आसमान में इस समय काले रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी खड़ा था। वैसे तो उसने चेहरा ढक रखा था, लेकिन फिर भी पता चल रहा था कि वह एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी है, क्योंकि उसके सफेद बाल उसके मुखौटे के पीछे से दिखाई दे रहे थे। इस व्यक्ति ने सुनहरे रंग का मुखौटा पहन रखा था। तेजस्वी हत्यारा। उस व्यक्ति को देखकर आकर्ष के मुंह से सिर्फ यही स्वर निकला। चालाक हो बच्चे, इतनी जल्दी तुमने पहचान लिया कि मैं एक तेजस्वी हत्यारा हूं। बुजुर्ग अवस्था के उस हत्यारे ने गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा। इसके बाद उसने आकर्ष के अगले जवाब का भी इंतजार नहीं किया और सीधा जमीन पर उतर आया। उसको अपने इतना करीब देखकर आकर्ष अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ा और उसने महा को अपने पीछे छुपा लिया। तेजस्वी हत्यारा असल में उस समूह का सदस्य था जो अद्वितीय भूमि पर रहता था। उस समूह में कुल 3 प्रकार के हत्यारे थे। सबसे पहले स्थिर हत्यारे। यह अपने चेहरे पर हल्के पीले और भूरे रंग के मिश्रण से बने एक मुखौटे को लगाकर रखते थे। उनकी ताकत मंत्र मंडल के पहले स्तर से लेकर 5वें स्तर तक होती थी। उसके बाद आते थे सौम्य हत्यारे। यह इन हत्यारों की दूसरी श्रेणी थी, जिसमें महामंत्र मंडल के पहले स्तर से लेकर महामंत्र मंडल के 5वें स्तर तक के योद्धा आते थे। यह अपने चेहरे पर एक चमकीले रंग के मुखौटे को लगाकर रखते थे। सबसे आखिर में थे तेजस्वी हत्यारे। यह हत्यारों की सबसे उच्च श्रेणी थी। इसमें भूपाल मंडल के पहले सिद्धांत से लेकर किसी भी सिद्धांत के योद्धा को शामिल किया जा सकता था। उसके मुखौटे को देखकर ही आकर्ष को समझ में आ चुका था कि यह हत्यारा भूपाल मंडल का है। लेकिन अजीब बात यहाँ पर आकर्ष को यह लग रही थी कि अगर सच में यह हत्यारा उन्हें खत्म करने आया था तो अभी तक वहां पर रुका हुआ क्यों था? हत्यारे सामने से आकर तो कभी भी प्रहार नहीं करते थे। सिर्फ एक ही संभावना हो सकती थी कि उस हत्यारे का मकसद उन लोगों को मारना नहीं बल्कि कुछ और था। तुम यहाँ पर हमें मारने नहीं आए तो फिर किस लिए आए हो? आकर्ष ने गंभीर स्वर में उस हत्यारे से पूछा। अभी तक तो हत्यारे ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसने आकर्ष का सवाल सुना, एकदम से उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और आकर्ष पर प्रहार कर दिया। वह भूपाल मंडल का योद्धा था। अगर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करता तो आकर्ष को मार सकता था, लेकिन उसके प्रहार ने सिर्फ आकर्ष को इतना जख्मी किया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। प्रहार जानलेवा नहीं था, जिसने साबित कर दिया कि हत्यारे का मकसद कुछ और था। मुझे सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें खत्म ना करूं तो तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया था, पर इन गोलियों को देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम सुदर्शन देव गुरुकुल में शामिल हो। हत्यारे ने यहाँ वहां की बात ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात की। सुदर्शन देव गुरुकुल? तो इसका मतलब यह है कि तुम सुदर्शन देव गुरुकुल से हो? आकर्ष ने पूछा। जवाब तो उसे मिल चुका था, लेकिन वो पुष्टि करना चाहता था। सवाल नहीं, बस जितना कह रहा हूं उतना करो, हत्यारे ने जवाब दिया। अब तो आकर्ष को पूरा विश्वास हो चुका था कि वह उसे वहां पर मारने नहीं आया था। पहले तुम अपना चेहरा दिखाओ, उसके बाद सोचूंगा, आकर्ष ने कहा। उनकी बातों से ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि वहां एक हत्यारा आया हुआ है जो आकर्ष को धमकी दे रहा है।
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आकर्ष अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? अब की बार हत्यारे ने कर्कश आवाज में कहा। बिल्कुल मार सकते हो, पर मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे नहीं। अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो कब का मार चुके होते। मेरे साथ बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करते। आकर्ष ने जवाब दिया। मैं इस पर प्रहार करूं? महा ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। नहीं, यह ताकत के मामले में तुमसे बहुत आगे है। अगर तुमने प्रहार किया तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। आकर्ष ने वापस संदेश भेजकर महा को समझाया। महा सिर्फ महामंत्र मंडल के तीसरे स्तर की योद्धा थी, जबकि हत्यारा भूपाल मंडल का योद्धा था। अगर महा अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल कर दे तो भी वह उस हत्यारे का कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं अपना चेहरा दिखाऊं तो क्या तुम सुदर्शन देव गुरुकुल में शामिल होगे? हत्यारे ने कुछ देर तक तो जवाब नहीं दिया, फिर एकदम से आकर्ष से पूछा। मैं सोचूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर हत्यारा फिर से थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। शायद वो कुछ सोच रहा था। लगभग 2 मिनट बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर से मुखौटा हटा दिया। यह एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी ही था, लेकिन उसका चेहरा उतना ज्यादा बुजुर्ग नहीं था। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुम सुदर्शन देव गुरुकुल के रक्षक एल्डर कश्यप हो, है ना? आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से पूछा। हाँ। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने भी अपनी पहचान को स्वीकार कर लिया। उसे यह जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ था कि आकर्ष ने उसे इतनी जल्दी पहचान लिया है। सुदर्शन देव गुरुकुल के एक रक्षक एल्डर के रूप में यह नाम सिर्फ अद्वितीय भूमि पर ही नहीं बल्कि बाकी सभी साम्राज्यों में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। तो तुमने क्या सोचा है? हमारे सुदर्शन देव गुरुकुल में शामिल होगे? बुजुर्ग अवस्था के उस आदमी ने आकर्ष से पूछा। निराश करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं कि मैं नाग शक्ति देव गुरुकुल में शामिल होऊंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। जैसे ही उसका जवाब खत्म हुआ, बुजुर्ग अवस्था के आदमी की आंखों में कर्कशता का भाव आ गया। उसका चेहरा कठोरता से भर चुका था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मेरे साथ मजाक किया। जानते हो इसकी सजा क्या है? कश्यप नाम के उस व्यक्ति ने गुस्से से उबलते हुए कहा। इतना कहकर वह आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश में आगे बढ़ा, लेकिन तभी आकर्ष ने उसे रोकते हुए कहा। मैं जानता हूं कि आपका इरादा मुझे मारने का नहीं है। मुझे यह भी पता है कि आपने अभी तक मुझे जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपकी नजर मेरे द्वारा बनाई गई इन महामंत्र गोलियों पर है। जैसे ही आकर्ष की यह बात कश्यप के कानों में गई, वह अपने स्थान पर ही रुक गया। आकर्ष ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। तुम्हें पता था? कश्यप ने पूछा। बिल्कुल, सिर्फ यह गोलियां ही है जो आपको मजबूर कर सकती है, वरना आपके जैसे व्यक्ति को मुझे मारने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। अपना फैसला मैं पहले ही कर चुका हूं कि मैं नाग शक्ति देव गुरुकुल में शामिल होऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए भी समय पड़ने पर उच्च श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर दूंगा। शर्त बस इतनी सी है कि आपको उस व्यक्ति को मारना होगा जिसने मुझे मारने के लिए आपको कीमत दी है, आकर्ष ने कश्यप से कहा। यह सुनकर कश्यप एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह क्या कह सकता था? विश्वास करना या ना करना आप पर है। मैं कोई सबूत नहीं देने वाला, आकर्ष ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा। यह सुनकर कश्यप के चेहरे पर फिर से गंभीरता आ गई। कुछ देर तक तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से उसने एक संदेश आकर्ष के पास भेजा और वहां से गायब हो गया। उसके संदेश को सुनकर आकर्ष भी चौंक पड़ा। अभी तक उसे लग रहा था कि उसे मारने का आदेश किसी राजकुमार ने दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे मारने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि स्वर्ण बिंदु महल के त्रिभुवन ने दिया था।
कश्यप ने न सिर्फ उसको नाम बताया था बल्कि यह भी आश्वासन दिया था कि वह त्रिभुवन व उसके पूरे परिवार को मार देगा। बस बदले में उसे वह जब कहे तब गोलियों का निर्माण करना होगा। आकर्ष को इससे कोई भी समस्या नहीं थी। एक रसायन शास्त्री के रूप में अगर गोलियों का निर्माण करके वह प्रभुत्वशाली लोगों के साथ संपर्क बना सकता था तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं था। वह चला क्यों गया? क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो? महा ने आकर्ष से पूछा। नहीं, मैंने उसको आज पहली बार देखा है, लेकिन उसके बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी थी। चिंता मत करो, वह हमसे ताकतवर जरूर है लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए खतरा नहीं है, आकर्ष ने जवाब दिया। इसी तरह 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद एक खबर पूरे शहर में फैलने लगी। किसी ने त्रिभुवन और उसके पूरे परिवार वालों को मार दिया था। इसमें त्रिभुवन के परिवार के वह लोग भी शामिल थे जो शाही महल में थे। जब लोगों को इस बारे में पता चला था तो हर कोई हैरान था। अगर सिर्फ त्रिभुवन को मारा होता तो बात अलग थी, लेकिन किसी ने शाही महल में घुसकर वहां पर त्रिभुवन के परिवार वालों को मार दिया था। यह कहीं से भी सामान्य नहीं था। लोग अनुमान लगाने लगे कि हत्यारा जरूर भूपाल मंडल का योद्धा रहा होगा, वरना महल में घुसकर लोगों को मारना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। आखिरकार महल में 2 ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महामंत्र मंडल के 5वें स्तर में प्रवेश कर रखा था। कोई महामंत्र मंडल का योद्धा तो यह काम कभी भी नहीं कर सकता था। जब यह खबर राजकुमार सूर्यवर्धन तक पहुंची तो वह भी हैरान रह गया। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो ऐसा था जो लोगों की नजरों के सामने होते हुए भी छुपा हुआ था। वह तुरंत आकर्ष से मिलने आया और उसे इस बारे में बताया। आपको यह अजीब नहीं लगता आकर्ष भाई? भोपाल मंडल का एक हत्यारा महल में घुसकर किसी को मार देता है और मेरे पिता को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। लोग बातें कर रहे हैं कि जरूर त्रिभुवन ने किसी शक्तिशाली योद्धा को दुश्मन बनाया होगा, लेकिन मुझे इस बात में सच्चाई कम ही लगती है। अगर योद्धा सच में इतना शक्तिशाली था तो उसने खुद त्रिभुवन को क्यों नहीं मारा? राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष से कहा। उसे तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने त्रिभुवन को मरवाया है वह उसके सामने खड़ा है। अजीब तो है, लेकिन सवाल थोड़ा गलत है, आकर्ष ने जवाब दिया। क्या मतलब? राजकुमार सूर्यवर्धन ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब यह है कि सवाल यह नहीं होना चाहिए कि त्रिभुवन को किसने मरवाया, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि त्रिभुवन को क्यों मरवाया गया, आकर्ष ने जवाब दिया। क्यों मरवाया गया? क्या इसका मतलब यह है कि आपको यह पता है कि त्रिभुवन को किसने मरवाया है? राजकुमार सूर्यवर्धन ने पूछा। हाँ, उसको मैंने मरवाया है, आकर्ष ने जवाब दिया। क्या? त्रिभुवन को अपने मरवाया? क्यों? राजकुमार सूर्यवर्धन ने चौंकते हुए पूछा। क्या विवेक ने आपको यह बताया कि त्रिभुवन के पिता ने बीच रास्ते में मुझ पर हमला किया था? आकर्ष ने पूछा। हाँ, उसने बताया था, लेकिन उसका इससे क्या संबंध? राजकुमार सूर्यवर्धन ने पूछा। संबंध है। उसने एक तेजस्वी श्रेणी के हत्यारे को कीमत देकर मुझे मारने का काम दिया। हत्यारा कीमत के बदले काम कर रहा था तो मैंने उसे और बड़ी कीमत देकर त्रिभुवन को मारने का काम दे दिया, आकर्ष ने जवाब दिया। त्रिभुवन ने हत्यारे को काम दिया। अब की बार राजकुमार सूर्यवर्धन भी गुस्सा होने से अपने आप को रोक नहीं पाया। वैसे हत्यारा कौन था? राजकुमार सूर्यवर्धन ने कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया। सुदर्शन देव गुरुकुल का रक्षक एल्डर कश्यप। वह मुझे मारने आया था पर मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए गोलियों का निर्माण करूंगा। वह लालच में आ गया और मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैंने उससे कहा कि जिसने मुझे मारने का काम दिया है उसे ही मार दो। इसलिए उसने त्रिभुवन और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, आकर्ष ने जवाब दिया।
इतना कहकर आकर्ष ने अपनी जादुई अंगूठी में से 2 गोलियां निकाली और राजकुमार सूर्यवर्धन को दे दी। यह 2 महामंत्र गोलियां हैं। ज्वाला हांडी के समय आपने जो मदद की थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन दोनों गोलियों को रख सकते हैं। मेरा ऊर्जा स्तर अभी मंत्रमंडल के चरम पर नहीं पहुंचा है। यह गोलियां मेरे काम की नहीं है, पर आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साम्राज्य में ऐसे कई योद्धा होंगे जो मंत्रमंडल के चरम पर पहुंचे हुए हैं और महामंत्र मंडल में प्रवेश करने के लिए तरस रहे हैं। इन गोलियों के बदले आप उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आकर्ष ने कहा। राजकुमार सूर्यवर्धन ने इस पर कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप गोलियां ले ली। दिन पर दिन बीतने लगे और आखिरकार वह दिन आ गया जब गरुड़ साम्राज्य के लोग 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भाग लेने के लिए रवाना होने वाले थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही शाही महल से एक बहुत बड़ा रथ बाहर निकला। इस रथ को सुनहरे रंग के 9 शेर खींच रहे थे। रथ के पिछले भाग में इस समय एक मध्य अवस्था का आदमी बैठा हुआ था जिसने सुनहरे रंग के कपड़े पहने थे। कपड़ों पर जगह जगह सोने की नक्काशी की हुई थी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गरुड़ साम्राज्य का राजा गिरीश था। इस बार मुकाबले का आयोजन सुदर्शन देव गुरुकुल के द्वारा किया जाने वाला था। सुदर्शन देव गुरुकुल और बाकी दोनों देव गुरुकुलों के अधीन 3 बड़े शहर थे जो अद्वितीय भूमि के जाने माने शहर थे। इनमें से जो सुदर्शन देव गुरुकुल के अधीन शहर था उसका नाम था सुदर्शन शहर। सुदर्शन शहर पहुंचने की यात्रा काफी लंबी थी। शहर पहुंचने में उन लोगों को पूरे 18 दिन लगे। इस दौरान आकर्ष, महा, सूर्यवर्धन और विवेक चारों साथ में ही चल रहे थे, जिन्हें एक साथ देखकर वंश और कौशिक दोनों ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे थे। जब से आकर्ष ने पहला स्थान हासिल किया था तब से उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उनके पिता सूर्यवर्धन को अपने बेटे के रूप में स्वीकृति न दे दे। वैसे इसकी संभावना तो कम थी, लेकिन अगर आकर्ष इस महामुकाबले को जीत जाता है तब तो संभावना पूरी थी। सुदर्शन शहर में कुछ दिन पहले से ही मेहमान आने लगे थे। सभी के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी जो उनकी श्रेणी के आधार पर थी। निम्न श्रेणी के साम्राज्यों के रुकने की व्यवस्था अलग की गई थी, मध्य श्रेणी के साम्राज्यों के रुकने की व्यवस्था अलग थी और उच्च श्रेणी के साम्राज्यों के रुकने की व्यवस्था अलग थी। गरुड़ साम्राज्य क्योंकि उच्च श्रेणी का साम्राज्य था तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जगह आरक्षित की गई थी। इसमें कई छोटे बड़े भवन थे। गरुड़ साम्राज्य से आए प्रत्येक योद्धा के लिए एक अलग भवन की व्यवस्था की गई थी। अब वैसे तो महा के लिए भी एक अलग भवन था, लेकिन वह अपने भवन में रुकने की जगह आकर्ष के भवन में रुकी। वह आकर्ष से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती थी। अपने भवन में कुछ देर तक रहने के बाद आकर्ष को अपने कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। जब आकर्ष ने द्वार खोला तो पाया कि बाहर राजकुमार सूर्यवर्धन और विवेक खड़े थे। यह पहली बार है जब आप दोनों यहाँ पर आए हैं, डॉन, है ना? राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष से पूछा। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया। तो फिर बाहर चलकर पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाएं। काफी समय हो गया मैंने बाहर जाकर सामान्य लोगों की तरह खाना नहीं खाया है, राजकुमार सूर्यवर्धन ने कहा। उसकी यह बात सुनकर आकर्ष महा की तरफ देखने लगा। महा की आंखों में एक अलग चमक थी। ठीक है, आकर्ष ने जवाब दिया। इसके बाद वह चारों पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए निकल पड़े। जब वो रास्ते पर चल रहे थे तब आकर्ष ने गौर किया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उसने जब ध्यान से उस व्यक्ति की तरफ देखा तो पाया कि यह उसी की उम्र का एक व्यक्ति था जिसने नक्काशी वाले कपड़े पहने थे। उस व्यक्ति ने जब देखा कि आकर्ष उसकी तरफ देख रहा है तो उसने तुरंत अपनी नजर फेर ली। यह कौन था? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। जितना उसे याद था तो उसने इस व्यक्ति को आज से पहले कभी भी नहीं देखा था।
जब आकर्ष और बाकी सब वहां से चले गए तब वह व्यक्ति फिर से भीड़ से बाहर निकलकर आया और ध्यान से उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा में आकर्ष गया था। यह तो वही व्यक्ति है जिसका चित्र आर्यन ने दिया था। अगर छठे राजकुमार को इस बारे में पता चला तो वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने मन ही मन अपने आप से कहा। असल में यह व्यक्ति नील साम्राज्य से था। इस साम्राज्य के आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के बेटे आर्यन आहूजा को आकर्ष ने मारने की कोशिश की थी। उस समय बड़ी मुश्किल से आर्यन अपनी जान बचाकर भागा था। उसने वापस अपने साम्राज्य में लौटते ही अपने साम्राज्य के छठे राजकुमार को महा के बारे में बताया था। उस समय यह व्यक्ति भी वहीं पर मौजूद था। आर्यन के दिए चित्र में आकर्ष भी था, इस कारण इस व्यक्ति ने आकर्ष को देखते ही पहचान लिया था। इस समय पर आकर्ष को उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह उसे क्यों देख रहा था। वह तो उस जगह से काफी आगे बढ़ चुका था। वैसे आकर्ष भाई, क्या उस दिन के बाद सुदर्शन गुरुकुल के रक्षक एल्डर कश्यप की तरफ से आपको कोई संदेश मिला? रास्ते में चलते हुए राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष से पूछा। नहीं, अभी तक तो कोई भी संदेश नहीं मिला है, आकर्ष ने जवाब दिया। यह तो अजीब है। अगर उन्हें पता है कि आप उच्च श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर सकते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से कोई संदेश तो भेजना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने किसी काम में व्यस्त हो गए हो? सुदर्शन ने पूछा। हो सकता है। वैसे यह एक प्रकार से अच्छा ही है, मुझे कम मेहनत करनी होगी। और वैसे भी अगर उनको किसी भी गोली का निर्माण करवाना है तो इसके लिए सारी औषधीय सामग्रियों का इंतजाम खुद से करना होगा। इसलिए जब तक सामग्री नहीं आ जाती मुझे नहीं लगता कि वह किसी गोली का निर्माण करने को कहेंगे, आकर्ष ने जवाब दिया। इसी प्रकार की बातें करते हुए वह लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। वह लोग रक्षक एल्डर कश्यप के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के बाद आकर्ष और राजकुमार सूर्यवर्धन दोनों को समझ में आया कि आखिर क्यों इतने समय से रक्षक एल्डर कश्यप ने उनसे संपर्क नहीं किया था। असल में एल्डर कश्यप इतने समय से साधना में थे। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने सफलतापूर्वक नए स्तर में प्रवेश किया था। एक प्रकार से कहे तो अब उन्होंने भूपाल मंडल के 7 सिद्धांतों को समझ लिया था। पहले उनके पास सिर्फ 6 सिद्धांतों की ही समझ थी। अब रक्षक एल्डर कश्यप के 7 सिद्धांतों की समझ हासिल करने के बाद सुदर्शन गुरुकुल में कुल ऐसे 3 योद्धा हो गए थे जिन्होंने इस सिद्धांत को समझा था। एक तो थे सुदर्शन गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख, दूसरे थे सुदर्शन गुरुकुल के वरिष्ठ एल्डर और तीसरे थे रक्षक एल्डर कश्यप। इस वृद्धि के बाद न सिर्फ उनका पद ऊपर उठ गया था बल्कि सुदर्शन देव गुरुकुल भी बाकी दोनों गुरुकुलों से आगे निकल चुका था। इससे पहले तो तीनों देव गुरुकुलों की ताकत एक समान स्तर पर थी। अगर यह बात सच है तब तो ऊर्णनाभ देव गुरुकुल और नाग शक्ति देव गुरुकुल दोनों के लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। मुझे लगता है दोनों गुरुकुल इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे के साथ संधि कर लेंगे ताकि सुदर्शन देव गुरुकुल को रोक सके, राजकुमार सूर्यवर्धन ने कहा। इसकी संभावना तो कम है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो परेशानी सुदर्शन देव गुरुकुल के लिए बढ़ जाएगी। आकर्ष ने भी राजकुमार सूर्यवर्धन की बात से सहमति जताते हुए कहा। अब देखना यह था कि क्या सच में ऐसा होगा। अगर ऐसा होने की 1% भी संभावना हो तो इसका सीधा असर आकर्ष पर पड़ने वाला था। ना चाहते हुए भी वह 3 गुरुकुलों के बीच फंस चुका था। एक तरफ था राजकुमार सूर्यवर्धन जो चाहता था कि आकर्ष नाग शक्ति देव गुरुकुल में शामिल हो, दूसरी तरफ थी स्वप्नलता जो चाहती थी कि आकर्ष उनके ऊर्णनाभ देव गुरुकुल में शामिल हो, और तीसरी तरफ था एल्डर कश्यप जिसने अभी तक अपने इरादे तो स्पष्ट नहीं किए थे, लेकिन इतना तय था कि जब उसे मौका मिलेगा तो वह भी आकर्ष को अपने गुरुकुल में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। तो क्या इसका सीधा असर आकर्ष के साथ साथ अभिराज पर भी पड़ने वाला था?